हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल विनय स्टडी कैन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ श्वसन की प्रक्रिया की लास्ट चरण, जिसको हम अंतः श्वसन भी कहते हैं। और यह जो है कोशिका में संपन्न होती है, इसलिए इसको कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कि अंतः श्वसन जो है दो प्रकार से होता है। एक ऑक्सी श्वसन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में संपन्न होता है, और दूसरा होता है अनऑक्सी श्वसन जो क्या है ऑक्सीजन के अब्सेंस में संपन्न होता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन यदि हम लेंगे तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, उसमें अगर हम उसका ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से वहाँ पे दो पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, अगर हम पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं वहाँ पे, तो ये जो है क्रेब्स साइकिल से होते हुए मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से जाते हुए वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है और 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। जबकि हम अनाक्सी श्वसन में देखते हैं तो वहाँ पे पूरी तरह से फर्मेंटेशन की अभिक्रिया होती है, किण्वन की अभिक्रिया होती है, और इस किण्वन की अभिक्रिया के फलस्वरूप वहाँ पे क्या होता है, एथिल एल्कोहल जो कि प्लांट्स में निर्माण होता है और एनिमल्स में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। साथ ही साथ 2 एटीपी ऊर्जा का भी निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीश्वसन की जो क्रिया है इन 3 चरणों में पूर्ण होती है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सबसे पहले हम वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, देखो ग्लाइकोलिसिस जो है सबसे पहले शुरुआत वहाँ होती है ग्लूकोज से, जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु होता है, 6 कार्बन वाला अणु होता है। ग्लूकोज जो है एक ग्लूकोज से वहाँ पे 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। देखो ग्लूकोज जो है 6 कार्बन एटम होता है, तो पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन एटम होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं C6H12O6 जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे पायरुविक एसिड का यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, तो यह जो प्रक्रिया है वो साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। साइटोप्लाज्म मतलब मैं समझा देती हूँ। देखो ये कोई भी आपकी कोशिका है और ये आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है, ये मान लो आपके सेल है, ये प्लांट ये आपके सेल है, और यहाँ पे जो भरा होता है ये होता है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस की जो अभिक्रिया है इसी साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। ठीक है, इस ये एक और बात यहाँ पे जानने को मिली है कि ग्लाइकोलिसिस यानी क्या होता है, जो ऑक्सी और अनाक्सी दोनों ही कंडीशन में वहाँ पे संपन्न होता है। इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है लेकिन ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण की जो क्रिया है वो ऑक्सीजन के यूज़ से नहीं बल्कि हाइड्रोजन के मुक्त होने से संपन्न होती है। ठीक है, एक बात और यहाँ पे जानने को मिलती है कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो ग्लाइकोलिसिस की जो साइकिल है इसकी खोज जो है एम्बडेन, मेयरहॉफ एवं पारनास नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसको EMP पैथवे भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि ठीक है क्या कहा जाता है यहाँ पे, EMP पैथवे भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये पायरुविक एसिड में आते हैं, तो ये पायरुविक एसिड अगर एरोबिक कंडीशन में देखें तो ये पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन वहाँ पे होता है और पायरुविक एसिड जो है क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। जबकि हम पायरुविक एसिड का एनारोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे, अनाक्सी श्वसन देखेंगे, तो ये प्रोसेस जो है फर्मेंटेशन में जाता है और वहाँ पे एथिल एल्कोहल और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का पूरा साइकिल देखेंगे, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि ये पूरा जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से संपन्न होता है। सबसे पहले ये जो मैंने बताया कि ग्लाइकोलिसिस की जो साइकिल है वो सबसे पहले ग्लूकोज से संपन्न होती है। वहाँ पे हम ये ग्लूकोज का एक ही मॉलिक्यूल लेंगे, ये जो है 6 कार्बन परमाणु होता है। ठीक है, एंजाइम हेक्सोकाइनेस की उपस्थिति में यहाँ पे क्या होता है, ATP जो है अपना एक फॉस्फेट, ATP का जो एक फॉस्फेट जो है निकल जाता है और ADP में कन्वर्ट हो जाता है, और वो फॉस्फेट ग्रुप जो है ग्लूकोज के 6वें पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है, इसलिए वो बनता है ग्लूकोज 6
फॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद ग्लूकोज 6 जो फॉस्फेट बनता है ये भी 6 कार्बन परमाणु होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो फास्फोहेक्सोकाइनेस आइसोमरेज, इस एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में समावयवीकरण हो जाता है, ठीक है। इस समावयवीकरण का एक कारण है, देखो क्या होता है, ये यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस ग्लूकोज को आप देखोगे तो यहाँ पे केवल एक ही यहाँ पे साइड चेन होता है फॉस्फोरिलेशन के लिए, यानी फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने के लिए, ठीक है। जब ग्लूकोज का वहाँ पे फ्रक्टोज में समावयवीकरण होता है तो क्या होता है, ये होता है फ्रक्टोज का संरचना। यहाँ पे आप देखोगे ये 6वां पोजीशन और ये फर्स्ट पोजीशन, 2 पोजीशन में यानी 2 साइड चेन होता है फॉस्फेट ग्रुप के ऐड के लिए, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने के लिए, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में वहाँ पे समावयवीकरण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है उसके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, एक एटीपी यहाँ से फिर से एडीपी और एक फॉस्फेट में टूटता है, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्रक्टोज के फर्स्ट पोजीशन पे यानी फ्रक्टोज के फर्स्ट पोजीशन पे जाके ऐड होता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे बनता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, क्योंकि 6 पोजीशन और 1 पोजीशन में 2 फॉस्फेट ग्रुप वहाँ पे जुड़ चुका है, इसलिए फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है एक 6 कार्बन परमाणु वाला होता है, जिसका क्या होता है वहाँ पे संघनन होता है, और इस संघनन के फलस्वरूप वहाँ पे क्या होता है, 2 चीज़ों का निर्माण होता है। एक तो पहले होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है। इसके तीसरे पोजीशन में अगर ग्लिसरेल्डिहाइड का फॉर्मूला देखोगे कि उसके तीसरे पोजीशन में फॉस्फो ग्रुप जो है जुड़ा होता है, ये क्या होता है, एल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का निर्माण होता है, और साथ ही इसका निर्माण होता है, और साथ ही साथ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का भी निर्माण होता है। ये दोनों के दोनों ही 3-3 कार्बन वाला परमाणु होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का क्या होता है, संघनन, और ये जो है 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में टूट जाता है। अगर यहाँ पे मैंने देखे तो यहाँ पे मैंने उत्परिवर्तन क्रिया का क्या है, यहाँ पे मैंने साइन लगाया हुआ है कि रिएक्शन दो है, दोनों साइड चल रही। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, ये दोनों एक दूसरे में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके बाद ये रिएक्शन में हमने 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिया है। जो 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है उसका 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे भी आइसोमराइजेशन की यहाँ पे क्रिया हुई, और इसके फलस्वरूप डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में कन्वर्टेबल है, इसलिए हमने इसका 2 मॉलिक्यूल लिया है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, H3PO4, ये भी क्या करता है, ये जो एक यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लिए हुए है, क्या करता है, पहले से यहाँ पे तीसरे पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप था, ठीक है। अब फर्स्ट पोजीशन पे जाके भी फॉस्फेट ग्रुप वहाँ पे जुड़ जाता है, तो वहाँ पे बन जाता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, ये भी क्या होता है, 3 कार्बन परमाणु होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, NAD आता है, ठीक है। NAD क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है, और NADH2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, आपसे देखो हमने यहाँ पे इसका 2 मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ठीक है। तो एक एक मॉलिक्यूल से वहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन जो है वहाँ पे निकलता है, ठीक है। एक एक मॉलिक्यूल से क्या होता है, 2-2 हाइड्रोजन वहाँ पे निकलते हैं, इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन निकलता है, और 2 NAD जो है, ठीक है, NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसको 2 मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लेते हैं, और ये 2 मॉलिक्यूल क्या करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 NAD जो है वहाँ पे 2 NADH
NH2 का निर्माण करता है। तो साथियों आपके जानकारी के लिए बता दें कि एक NADH से DH2 से 3 ATP का निर्माण वहाँ पे होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या बना होता है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा कि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है ना। मैंने पहले से ही बताया है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होगी, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन के निकलने से ऑक्सीडेशन की क्रिया संपन्न होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडेशन होगा और वहाँ पे एसिड का निर्माण करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, देखो जो फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, इसमें से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक फॉस्फेट ग्रुप जो है एडीपी के साथ यहाँ पे हमने दो, अगर वहाँ पे क्या लिया है, मॉलिक्यूल लिया है, तो 2 फॉस्फेट यहाँ से निकलेगा और इस एडीपी के साथ क्या है, जुड़कर वहाँ पे क्या बनाएगा, एटीपी का 2 मॉलिक्यूल वहाँ पे बनाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें से क्या होता है, जो फर्स्ट पोजीशन से वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है निकल जाता है, तो यहाँ पे बचता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, इस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का वहाँ पे क्या होता है, फिर से समावयवीकरण होता है फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में। और इस समावयवीकरण में क्या होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप जो तीसरे पोजीशन पे था वो दूसरे पोजीशन पे लग जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे बनता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से क्या होता है, एक जल का अणु जो है निकलता है। ठीक है, क्या होता है, जल का अणु निकलता है इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पे क्या होता है, जल का एक अणु निकलता है और इस जल के एक अणु निकलता है तो वहाँ पे 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। यह भी 3 कार्बन वाला परमाणु होता है। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पे क्या होता है, देखो जो 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, इसमें हमने सबका 2-2 मॉलिक्यूल लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखेंगे कि यहाँ पे 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल वहाँ पे बनेंगे। उसके बाद पायरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, फिर से इस फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल अगर वहाँ पे उपस्थित है तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है फिर से वहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, IP+IP। ठीक है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है इसलिए यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा। ठीक है, और दोनों क्या होता है, यहाँ पे ADP से जुड़ता है। ठीक है, ADP से जुड़कर वहाँ पे ATP के 2 मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। ठीक है, और इस प्रकार से हम देखेंगे कि पायरुवेट काइनेज की उपस्थिति में क्या होता है, यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड का निर्माण वहाँ पे होता है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हमने देखा कि ATP जो है, पहले यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक ATP यूज हुआ है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और दूसरी बार हमने देखा कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 2 ATP जो है यूज हुआ है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे देखिए ADP में यहाँ से जो फॉस्फेट ग्रुप निकला, ADP जो है ATP बनाया, तो ATP का 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, यहाँ पे भी ADP ने फॉस्फेट ग्रुप ऐड करके क्या किया है, ATP का 2 मॉलिक्यूल ATP का निर्माण किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ATP और यहाँ पे 2 ATP, यहाँ पे 4 ATP यहाँ पे हमको मिलेगा। ठीक है, तो इस 4 ATP में 2 ATP जो यूज हुआ है उसको हम कट कर देते हैं, तो कितना बचा हमारे पास, 2 ATP। ठीक है, ATP। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे हमारे पास निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रीन का निर्माण हुआ है और एक NADH से
NADH2 से वहाँ पे 3 ATP का निर्माण होता है और हमारे पास 2 NADH2 का निर्माण वहाँ पे हुआ है। अतः हम देखेंगे कि 2 NADH2 का अगर निर्माण वहाँ पे हुआ है तो वो कितना ATP देगा, 6 ATP। ठीक है, तो पहले से हमारे पास 2 ATP बचा था और 6 ATP, दोनों ATP मिलकर वहाँ पे 8 ATP का निर्माण जो है ग्लाइकोलिसिस साइकिल में होता है। और कौन से कंडीशन में होता है, ये एरोबिक कंडीशन में होता है। तो दोस्तों यह था ग्लाइकोलिसिस साइकिल। अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आया था 2016-17 में कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लिसरॉल का निर्माण कहाँ पे होता है। तो आप इस पूरे प्रोसेस को अगर आप देखोगी तो ग्लिसरॉल का कहीं भी निर्माण नहीं होता है। अतः उसमें जो आंसर है वो इनमें से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, ओके।